हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। देखिए, जो सिलेबस का 9th पॉइंट है उसी का ये 3rd वीडियो है जिसमें हम पब्लिक पॉलिसी वाला पॉइंट कर रहे हैं। इसके बाद सिलेबस का जो पॉइंट 9 है उसका एक टॉपिक और बचेगा राइट से संबंधित। ठीक है, तो एक वीडियो आपको इससे संबंधित अभी और मिलेगा। एंड ये हमारा जो वीडियो है इसमें अब मैंने पूरी तरीके से सारी चीज़ों को इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो अब फाइनली इसको बाइलिंगुअल कहा जा सकता है क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी मिसिंग नहीं है जो सिर्फ हिंदी में, जो सिर्फ इंग्लिश में दी हुई हो और हिंदी में ना दी हुई हो। राइट, तो आई होप अब सबकी जो शिकायत थी वो दूर हो जाएगी। ठीक है, ईजी टॉपिक है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप नोट्स के साथ ही, नोट्स बनाने के साथ ही इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारा कवर ना हो सके। राइट, देखिए, सबसे पहले पब्लिक पॉलिसी होता क्या है। आसान शब्द है। देखिए, पब्लिक पॉलिसी कोई हिंदी में नहीं लिखा है मैंने, लोक नीति। ठीक है, तो जो लोक नीति है वो एग्जैक्टली है क्या। लोगों के लिए जो बनाई जाने वाली नीति है उसी को लोक नीति कहते हैं। ठीक है, पब्लिक के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है को बनाएगा कौन? सरकार जो बैठी हुई है उसका काम है कि लोगों के हित के लिए, लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए नीतियों को बनाए। ठीक है, तो वही हमारी लोक नीति होती है। लेकिन अब इसकी जो डेफिनेशन है वो हम इतना आसानी से नहीं लिख सकते। थोड़ा सा हमको अच्छे शब्दों के साथ एक डेफिनेशन लर्न कर लेनी है, रट लेनी है। अगर लोक नीति का क्वेश्चन आए और उसके इंट्रोडक्शन में हमको लिखना हो तो उसके इंट्रोडक्शन में हम एक अच्छी डेफिनेशन लिखें। ठीक है, तो इसीलिए ये वाली जो डेफिनेशन है उसको आप रट लीजिए। अगर आपको कहीं एक थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है तो कहीं से थोड़ी इजी इसके कंपैरिजन में मिल जाए तो उसको रट लीजिए, लेकिन एक डेफिनेशन आपके पास रटी रटाई होनी चाहिए। जैसे क्या डेफिनेशन है? इट refers to the decisions, actions and courses of action taken by the governments and other public institutions to address societal problems or achieve specific objectives। यानी कि सामाजिक समस्याओं को दूर करने या फिर विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार के द्वारा या फिर सरकार के अलावा जो अन्य सार्वजनिक संस्थान है उनके द्वारा लिए गए जो भी निर्णय होते हैं, कार्य किए जाते हैं या फिर कार्यवाही के जो भी तरीके होते हैं उनको लोक नीति कहा जाता है। राइट, तो लोक नीति का मतलब पता है? एक बार डेफिनेशन थोड़ी सी लर्न कर लेंगे तो इंट्रोडक्शन हमारा लोक नीति से संबंधित रेडी हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसके प्रमुख तत्व यानी कि की एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब आप सोचेंगे की एलिमेंट्स थोड़ा सा टफ लग रहा है अब, लेकिन आप खुद सोचिए, इसको मत देखिए अभी, आप इसको भूल जाइए। आप इधर देखिए, कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए क्या करना होगा? सोचिए जरा, कैसे पॉलिसी बनाएंगे? अगर आपसे कहा जाए कि आप पॉलिसी बनाइए तो सबसे पहले आप देखेंगे कि पॉलिसी बनानी किसमें है। ठीक है, सबसे पहले यही देखेंगे कि नहीं देखेंगे। उसके बाद जब आप देख लेंगे कि इस पर पॉलिसी बनानी है तब पॉलिसी बनाएंगे। उसके बाद जब पॉलिसी बना लेंगे तो उसको देखेंगे कि इसको लागू कैसे किया जाए, और जब लागू कर लिया तो उसके बाद देखेंगे कि कैसे इसको इवैल्यूएट किया जाए, इसका फीडबैक कैसा रहा, कहाँ पर कमियां रह गई। यही प्रोसेस होगा कि नहीं होगा? सिमिलरली वही इसके की एलिमेंट्स है। ठीक है, वही समझ में आ गई ना? ये जो 4 स्टेप है यही इसके प्रमुख तत्व है। सबसे पहले समस्या की पहचान करेंगे कि ये समस्या है, इस पर पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, जैसे सोशल इश्यूज जो भी हो जिन पे पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है उसकी पहचान कर ली। फिर पॉलिसी को फॉर्मुलेट करेंगे यानी कि नीति का निर्माण करेंगे, और जो भी समस्या है उसको इस नीति के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और इसको अगर बनाना है अच्छे तरीके से तो हम क्या करें कि उस टॉपिक पर रिसर्च करें, एनालाइज करें, जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल हो उस हिसाब से हम पॉलिसी बनाएं। ठीक है, तभी तो पॉलिसी एक अच्छी बन पाएगी। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन यानी कि नीति के कार्यान्वयन की बात हो रही है। अब कार्यान्वयन के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि पॉलिसी बनाकर जब हम लागू कर रहे हैं तो वहां पर हमारे पास सफिशिएंट फंड्स हो, रिसोर्सेज हो, कि लोग हों इतने कि उन चीज़ों को सही तरीके से लागू कर सके, मॉनिटर कर सके कि सही तरीके से लागू हो पा रही है कि नहीं। ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन का आ गया। और आखिरी पॉइंट आता है नीति का मूल्यांकन या फिर नीति का इवैल्यूएशन। वो कैसे करेंगे? फीडबैक से या फिर एक सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन प्रोसेस हो। ठीक है, तो बस एलिमेंट्स हमारे सामने हो गए। देन अगली चीज हम पढ़ते हैं इससे संबंधित। अब पब्लिक पॉलिसी की विशेषताएं क्या है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब आपसे ऐसे विशेषताएं पूछ लेंगे तो आपको शायद याद ना आए फिर से, लेकिन आप इसको देखेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान सी चीजें हैं। बस एक बार लेकिन देख लीजिए ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप आंसर कर सकें। सबसे पहले तो ये एक डायनेमिक प्रोसेस है यानी कि एक गतिशील प्रक्रिया है जो आवश्यकता अनुसार अनुकूलन एवं परिवर्तित होती रहती है। अब
पॉलिसी ऐसा तो है नहीं जो 50 साल पहले पॉलिसी हम बना रहे थे वैसे ही सेम ढांचे पर सेम तरीके से अभी बनाते रहेंगे। कितनी सारी चीजें बदल गई हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, हर तरीके से चीजों में परिवर्तन आया है। तो ऑब्वियसली पब्लिक पॉलिसी का जो प्रोसेस है ये एक डायनामिक प्रोसेस है, गतिशील है, निरंतर परिवर्तन देखा जाएगा इसमें, निरंतर इसमें परिवर्तन आते रहेंगे। ठीक है, इसका बेसिस क्या होना चाहिए? लोगों का हित होना चाहिए इसका बेसिस। सभी जितने भी लोगों के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है तो ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सबका भला हो, वेलफेयर, लोगों का कल्याण हो सके, ऐसी पॉलिसी बनाई जाए, कल्याण को बढ़ावा दे, लोक कल्याण को। ठीक है, फ्यूचर ओरिएंटेड हो, ठीक है, यानी कि भविष्योन्मुखी हो। उसके बाद ये पॉलिसी ऐसी हो कि वो आउटलाइन कर दे गाइडलाइंस को, जिसके माध्यम से, जिनका अनुसरण करके एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आगे चल सके। अब पॉलिसी के माध्यम से ही तो जो एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सिस्टम है, जो ढांचा है, वही कार्य करता है। ठीक है, एक ये इसका विशेषता हो गई। अब पॉलिसी को बनाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि सहयोग हो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो फैक्टर्स है, सरकार और बाकी जो नॉन गवर्नमेंट में आ जाएगा हमारे सिविल सोसाइटीज, एनजीओ, सबकी सहायता से, सबके सहयोग से, कोलैबोरेशन से पॉलिसी का निर्माण हो पाएगा। रिजल्ट ओरिएंटेड हो, ऐसा ना हो सिर्फ बनाने के लिए पॉलिसी बना दी गई और लोगों को कुछ भला ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। सिंपल, इजी, समझ में आ गया ना? अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ना पता हो, बस लेकिन ऐसे पॉइंट्स एक साथ आपके सामने लिखे होंगे तो आपके सामने जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इजीली आंसर कर सकते हैं, राइट? फिर अब फैक्टर्स क्या इन्फ्लुएंस करते हैं, अब ये आप इसको फिर से मत देखिए। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम हर चीज में यही बोल देती है, बट स्टिल मत देखिए, सोचने की कोशिश कीजिए, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, आप सोचिए कि सरकार जब पॉलिसी बनाती है तो क्या क्या चीजें, कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो उसको प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कारक हो सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से सोचिए। ठीक है, आप प्ले कीजिए वीडियो को। सबसे पहले सरकार की आइडियोलॉजी कैसी है, सरकार कौन सी विचारधारा को फॉलो करती है। देखिए कई बार हम ये देखते हैं ना कि राइटिस्ट गवर्नमेंट है बीजेपी, या फिर लेफ्ट गवर्नमेंट है। ठीक है, जो लेफ्ट वाले हैं वो समाजवाद को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो इतनी डिटेल में उसकी नहीं जाएंगे, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से चीज़ें होती हैं। जैसे समाजवादी पार्टी है, ठीक है, तो समाजवादी पार्टी समाजवाद से ही उसने, मतलब उसका ओरिजिन समाजवाद के कॉन्सेप्ट से ही हुआ है, जिसमें लोगों के पास जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज पहुंच सके, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है, इनइक्वालिटी को कम किया जा सके। तो जो सरकार की, जो भी सरकार है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी ही सरकार बनाती है, तो जो पॉलिटिकल पार्टी की सोच होगी वो उसकी नीतियों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी। ठीक है, उसके बाद अब सबसे इम्पोर्टेंट, लोगों की क्या मांग है, लोगों की क्या राय है, इस पर भी तो निर्भर करेगा कि कैसी पॉलिसी बनाई जा रही है। लोग चाहते नहीं है इस पर पॉलिसी बनाई जाए, तब भी पॉलिसी बना दी जाएगी तो विरोध होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर जो लॉज लाए गए थे, किसानों ने कितना उसमें बवाल काट दिया था। ठीक है, तो सरकार को फिर उसको वापस लेना पड़ा। तो इसीलिए पब्लिक ओपिनियन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फिर आता है सरकार की इमेज। कई बार सरकार ऐसी पॉलिसीज बनाती है ताकि उसकी जो इमेज है वो अच्छी बनी रहे। ठीक है, लोगों को लोक लुभावन वाली चीजें लेकर आती है ताकि अपनी इमेज हम अच्छी बनाए रखें। उसके बाद कई बार क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर होता है, बाह्य दबाव हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर नहीं लिखा है, इंटरनल प्रेशर फ्रॉम कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि बाह्य दबाव बाहरी विदेशों से या फिर संस्थाओं से पड़ता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, देखिए जो एलपीजी नीति लाई गई थी भारत में 1990 के दशक में, उसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखते हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, इन लोगों ने बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया था, तभी ये नीति लाई गई थी। उस समय पर भारत की कंडीशंस भी ऐसी थी कि भारत को उनके प्रेशर को मानना ही पड़ा। तो पॉलिसी के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर एक्सटर्नल प्रेशर भी हो गया। अब ये अदर फैक्टर्स देखने से पहले ये नीचे वाले जो है उनको देखेंगे, अदर फैक्टर्स को लास्ट में लिखिएगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ये आखिरी में लिखिएगा। इकोनॉमिक कंडीशंस, आर्थिक कैसी दशा है देश में। ऐसा ना हो कि आर्थिक तो बहुत पूरा बुरी कंडीशन है और हम पॉलिसी में पॉलिसी बनाए पड़े। फॉर एग्जाम्पल हम जो फ्री चीजें दे रहे हैं उसमें हमको ये भी देखना चाहिए, सरकार को ये भी देखना चाहिए कि क्या सरकार के पास इतना पैसा है कि चीजों को फ्री में बांटा जा सके, कि सिर्फ हम देते जा रहे हैं फ्री और सरकार के ऊपर बर्डन बढ़ाते जा रहे हैं आने वाली सरकारों के ऊपर, राइट? तो जो फ्रीबीज कहे जाते हैं वो यहाँ पर एक पॉइंट हमें ध्यान रखना है, उससे हमें याद रहेगा। कानूनी ढांचा कैसा है, कानून के अनुसार और कानून के अनुरूप हमारी जो भी पॉलिसी हो वो बने। प्रेशर ग्रुप्स के बारे में आप लोगों ने जीएस 2 में पढ़ा होगा। ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स में कौन कौन आ जाता है? प्रेशर ग्रुप्स में आ जाएंगे हमारे बिजनेस के लोग, ठीक है,
या फिर हमारे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, जो स्टूडेंट यूनियन होते हैं, तो इस तरह के जितने भी लोग सरकार पर दबाव बनाते हैं कि अपनी बात को मनवाने के लिए, जो गुट होते हैं उनको प्रेशर ग्रुप्स कहा जाता है कुल मिलाकर, उनका भी इस पर इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे अन्य कारक भी होते हैं, जैसे अगर कोई डिजास्टर आ जाता है, ठीक है, तो वो भी एक रीजन होगा, सरकार उसके अनुरूप बनाएगी पॉलिसीज। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं कि लोगों की क्या मानसिकता है, क्या सोच रखते हैं, ठीक है। और ये पर्सनल फैक्टर्स में फिर आपका सरकार को जो लोग चला रहे हैं उनकी पर्सनल सोच भी आ जाती है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए हमें हमारे सामने। और मुझे लगता है अगर आप पूछा जाएगा आपसे फैक्टर्स के बारे में एग्जाम में, अगर डायरेक्टली अब आप इसको ना भी पढ़ें और एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको हैंडल कर लें, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं पब्लिक पॉलिसी को बनाने के लिए, प्रभावित करने वाले जो भी कारक हैं, तो क्वेश्चन में आप पहले उसको डिफाइन कर देंगे, फिर आपके सामने ये फैक्टर्स है जिनको आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स भी ऐड कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश से स्पेसिफिक है तो उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो भी नीति बनाई गई है उस पर हम फोकस कर सकते हैं। जैसे महिलाओं के लिए सरकार ने कदम उठाया है, मिशन शक्ति चलाया है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स ऐड कर कर आप अपने आंसर में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो भी बच्चा ये पॉइंट समझ गया है वो आंसर लिख लेगा, लेकिन जब तक वो आंसर में एग्जाम्पल्स नहीं ऐड करेगा, डेटा नहीं ऐड करेगा, तब तक कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होगी आंसर में, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। अब पॉलिसी मेकिंग एजेंसीज कौन है, कौन बनाता कौन है पॉलिसी, ठीक है। देखिए मैंने कहा है हिंदी में सब लिखा है, लेकिन यहाँ पर हेडिंग्स जो है वो मिस हो गई है। तो यहाँ पर पॉलिसी मेकिंग एजेंसीज इन यूपी की हिंदी क्या हो जाएगी, नीति निर्माण में से संबंधित एजेंसियां जो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब सबसे पहले कोई भी सरकार होगी वो नीति बनाएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से जो उसको दिशा निर्देश मिले हैं उनको फॉलो करने का उसकी सबसे पहले जिम्मेदारी है। डीपीएसपी जो है हमारे राज्य की नीति निर्देशक तत्व, उसमें बताया गया है कि सरकार को कोई भी कानून बनाने से पहले, कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले चीज़ों को, इन चीज़ों का ध्यान देना है। तो ये हमारा सरकार कॉन्स्टिट्यूशन से वो पावर लेगी, कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर नीति का निर्माण करेगी, ठीक है। उसके बाद आता है लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा। अब विधानसभा जो है ये बजट यहाँ पर पेश होता है, इसके साथ साथ अनुपूरक मांगे भी यहीं पर प्रस्तुत की जाती हैं। प्रश्नकाल में नीति से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, ठीक है, कि जो भी उनको नीति बनानी है उसके संबंध में लेजिस्लेटिव असेंबली एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी है। संविधान तो मान लीजिए वहां से हम पावर गेन कर रहे हैं, पावर ले रहे हैं, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली में ही कुल मिलाकर ये पॉलिसी मेकिंग का काम होता है, ठीक है। हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल भी, अदरवाइज हर स्टेट में तो है नहीं। उसके बाद कौन सी एजेंसीज है, प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स डायरेक्टली नहीं बनाएंगी पॉलिसीज, मगर स्टिल इनका भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है कि इनके दबाव में सरकार जो है वो कई बार नीतियों का निर्माण करती है। पॉलिटिकल पार्टीज, अब पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करती हैं कि नहीं, चुनाव घोषणा पत्र, अभी भी इलेक्शन होने वाले हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज बताती है कि ये चीजें हैं जो हम लेकर आएंगे। तो अगर आपको ये मेरी बातें, मेरा इलेक्शन मैनिफेस्टो समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो फिर आप हमें वोट कीजिए, ठीक है। भले ही लोग इस पर वोट नहीं करते हैं, लोगों का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, लेकिन येस, ये इलेक्शन मैनिफेस्टो इसीलिए पेश किया जाता है, ठीक है। तो ये एक पॉलिसी मेकिंग एजेंसी हो गई। मीडिया, मीडिया का बहुत प्रभावशाली रोल होता है पॉलिसी को बनाने में, क्योंकि ये लोगों की जो सोच है उसको काफी हद तक निर्धारित करती है, ठीक है। तो आज भी हमारे घरों में लोग, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो टीवी चैनल्स के न्यूज चैनल्स वगैरह ही देखते हैं, सोशल मीडिया में इतने अगर इन्वॉल्व नहीं है तो वहां पर जो न्यूज में दिखा रहे हैं कि ये पार्टी अच्छी है, ये नहीं, तो वो कहीं ना कहीं पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। साथ में कंसल्टेटिव कमिटीज यानी कि परामर्शदात्री समितियां, जो समितियां परामर्श देती हैं कि इस हिसाब से करना चाहिए या फिर इस हिसाब से पॉलिसी बनानी चाहिए, वो भी एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी है यूपी में पॉलिसी बनाने में, नीति का निर्माण करने में। इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन सी समितियों के दे सकते हैं हम, एक आर्थिक समन्वय समिति है, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, राजनीतिक मामलों की समिति, ठीक है। तो ये वाली एजेंसीज हो जाएंगी जो हमारे पॉलिसी मेकिंग एजेंसीज में हम जिनको याद रखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद अब पब्लिक पॉलिसीज इन यूपी की बात कर लेते हैं। कुछ इसका पॉइंट हमें और डिस्कस करना है, पब्लिक पॉलिसी के क्या चैलेंजेस हैं, और कुछ जो पॉइंट्स बचे रह जाएंगे इसमें वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। फिलहाल ये थोड़ा छोटा वीडियो है कंपैरेटिवली, हम विमेन से संबंधित देखेंगे, महिलाओं से संबंधित कौन कौन सी सरकार के द्वारा पॉलिसीज बनाई गई, ठीक है। बाकी जो
वृद्ध जन है या जो युवा हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। वो जो राइट्स रिलेटेड इश्यूज वाला टॉपिक बचा है हमारा, उसके साथ ये पब्लिक पॉलिसी का जो आज का पोर्शन बचा है उसको भी कर लेंगे। ठीक है, वो भी जल्द ही दूंगी मैं वीडियो, डोंट वरी। तो एक मिशन शक्ति, देखिए मिशन शक्ति, देखिए महिलाओं के लिए एक मिशन शक्ति जो 2020 में उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू किया गया प्रोग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित क्वेश्चन की उम्मीद हम फिर से कर सकते हैं एक बार। एंड फ्लैगशिप स्कीम क्या होती है? फ्लैगशिप स्कीम मतलब प्रमुख स्कीम जो सरकार के द्वारा ऐसे मुद्दों पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं उस पर जो स्कीम लाई जाती है उसको फ्लैगशिप स्कीम कहते हैं। और सरकार को अपने गोल को अचीव करना है कि महिलाओं को सशक्त बनाना है, उनको सुरक्षित एनवायरनमेंट देना है। तो ये फेजेस में शुरू की गई है चरणबद्ध तरीके से। 4 फेजेस अभी तक इसके हो चुके हैं। हो सकता है कि हमसे इससे रिलेटेड डिटेल में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो इसके अलावा भी थोड़े से पॉइंट्स इस योजना के हम देख सकते हैं। फेजेस को भी थोड़ा सा डिटेल से देख सकते हैं, उसको हम किसी और वीडियो में ले लेंगे। फिलहाल थोड़ा सा जितना लिखा है यहाँ पर उतना देख लेते हैं। तो सेफ्टी, डिग्निटी और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन यानी कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण से संबंधित योजना है। ये चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत बहुत सारी पहले शुरू की गई हैं, यानी कि इनिशिएटिव्स लाए गए हैं। तो इनको थोड़ा सा रख लीजिएगा कि क्या क्या किया गया है महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए और साथ में उनको सशक्त करने के लिए। सबसे पहले तो महिला बटालियन की बात की गई है कि विशेष भर्ती होगी, बटालियन, ऐसी बटालियन बनाई जाएगी जिसमें महिलाएं शामिल हो। फिर कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों में महिला इंस्पेक्टर नियुक्त होंगी। और उसके बाद इसके अंतर्गत जो 59,000 ग्राम पंचायत हैं इसमें मिशन शक्ति रूम्स यानी कि कक्ष बनाए जाएंगे। उसके बाद महिला कार्मिकों की तैनाती की जाएगी। लगभग 1 लाख महिला एसएचजी जो है वो निर्मित किए जाएंगे यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। उसके बाद निराश्रित जो भी महिलाएं हैं उनको पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। पिंक टॉयलेट्स यानी कि गुलाबी शौचालय बनाए जाएंगे सभी पुलिस स्टेशंस में। सेफ सिटी प्रोजेक्ट गौतम बुद्ध नगर में बनाया जाएगा। ठीक है, यानी कि सुरक्षित शहर परियोजना गौतम बुद्ध नगर में लाई जाएगी। इसके अंतर्गत इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक हो गया है संबल, एक हो गया है सामर्थ्य। यानी कि एक बात कर रहा है कंपोनेंट महिलाओं की सुरक्षा की, दूसरी बात कर रहा है महिलाओं को सशक्त बनाने की। अब आपने उनको एक बार सुरक्षित कर दिया तो उनको ऐसा सशक्त भी बनाइए कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। राइट, तो ये हमारा मिशन शक्ति प्रोग्राम जो है वो हमने देख लिया। एक मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वेलफेयर, चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री जो है, ठीक है, उसके द्वारा भी एक मिशन शक्ति शुरू किया गया है इसी के लाइन पर। और साथ में एक ASAT जो इसरो के द्वारा भेजी गई थी सैटेलाइट, ठीक है, तो उसको भी मिशन शक्ति नाम दिया गया था। तो इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, याद रखिएगा डिफरेंस। फिर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ये जो योजना है ये जो भी असमानताएं हैं, भेदभाव है महिलाओं से संबंधित, उसको दूर करने के लिए 2019 में लाई गई थी। इसमें कैश ट्रांसफर की बात की गई है यानी कि नकद धन हस्तांतरण किया जाएगा। जो भी समाज में महिलाओं से संबंधित बुराइयां हैं, बाल विवाह है, कन्या भ्रूण हत्या है, उन सबको दूर करने का प्रयास किया गया है। और साथ में महिलाओं को इतना सक्षम बनाया जाएगा कि वो हायर एजुकेशन में एनरोल हो सकें, वो नौकरियां प्राप्त कर सकें और उच्च पदों पर पहुंच सकें। राइट, देन फिर हम देखते हैं इसके अंतर्गत 15,000 रुपए का वित्तीय सहायता दी जाएगी जो कि 6 इंस्टॉलमेंट्स में दी जाएगी। तो पहला इंस्टॉलमेंट होगा, इतनी आवश्यकता नहीं है बट स्टिल बता दे रही हूँ इन केस ऐसा क्वेश्चन आता है स्पेसिफिक योजना पर, तो हमें पता होना चाहिए। पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो 2,000 की होगी और ये कब दी जाएगी? बच्चे के पैदा होने से 6 महीने तक दी जाएगी। दूसरी इंस्टॉलमेंट फिर 1,000 की होगी जब बच्चे का पूरा टीकाकरण कंप्लीट हो जाएगा 1 साल की उम्र में। ठीक है, तीसरी इंस्टॉलमेंट 2,000 की होगी, इसमें क्या होगा जब बच्ची क्लास 1 में जाएगी। चौथी इंस्टॉलमेंट जो होगी ये भी 2,000 की होगी जब बच्ची किस में जाएगी? क्लास 6 में जाएगी। पांचवी इंस्टॉलमेंट 3,000 की होगी जब बच्ची क्लास 9 में जाएगी। और जो छठी इंस्टॉलमेंट है वो होगी 5,000 की जब वो जो बच्ची है वो किस में जाएगी? 10th या फिर 12th में। ठीक है, तो इस तरीके से पैसों का लालच दिया गया है ताकि लोग अपने लड़कियों को पढ़ाएं। ये हो गई योजना। फिर एक निर्भया योजना है, ये क्या है? इसके माध्यम से लगभग 75,000 महिलाओं को बैंक से जोड़ा जाएगा ताकि उनको आसानी से लोन मिल सके। ठीक है, आसानी से अफोर्डेबल रेट्स पर वो लोन प्राप्त कर सके। एक अन्य योजना है वो है यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना, उत्तर प्रदेश की भाग्य लक्ष्मी योजना। के जहां पर भी लिखा है तो के इज 1000। ठीक है, 50,000 वित्तीय सहायता दी जाएगी जब बालिका का जन्म होगा। उसके बाद जब जो प्रेग्नेंट महिलाएं होंगी उनको 5100 की
दी जाएगी जब वो एक बालिका को जन्म देती हैं इस दशा में। बीपीएल फैमिलीज की बात हो रही है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर इसमें भी इंस्टॉलमेंट्स में 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जो कुछ कुछ जैसे हमने ऊपर में देखा था ना, वैसे ही सिमिलर चरणों में प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद एक बीसी सखी योजना है। तो ये बीसी सखी योजना क्या है? ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को बैंकिंग सुविधाएं प्रोवाइड करवाने से संबंधित है, राइट। अब इसमें हमारा थोड़ा सा बचा है पब्लिक पॉलिसी का भी, जिसमें हम करेंगे वृद्धजन और बाकी जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है उनसे संबंधित कुछ योजनाएं करेंगे, और जो भी पब्लिक पॉलिसी से चैलेंजेस वगैरह रह गए हैं उनको भी हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और साथ में जो राइट्स वाला पार्ट रह गया है उसको कंप्लीट करेंगे। तो एक वीडियो पॉइंट 9 से संबंधित आपको और मिलेगा, फिर हमारा ये पॉइंट 9 कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी चीज़ें, एंड ईजी भी लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर हो सके तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।